Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover up the third part, that is the last part of chapter number 2 of prose section, and the name of the chapter is Lost Spring: Stories of Stolen Childhood, written by the author Anis Jung. So what is based in this chapter? Lost Spring is dedicated to those children whose childhood has been stolen. ऐसे बच्चे जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया है, उन्हीं पर बेस ये लॉस्ट स्प्रिंग एक नावल है जिसमें से कुछ बेसिक 2 स्टोरीज ली गई हैं जिन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। उसके बेसिस पर एनीस जंग ने ये 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर करी हैं। द फर्स्ट स्टोरी वॉज ऑफ साहिब आलम, जो कि एक गार्बेज पिकर था और द रैग पिकर, एंड ही यूज टू कलेक्ट मनी और द कॉइन फ्रॉम दोज गार्बेज एंड ही कंसिडर द गार्बेज एज गोल्ड फॉर हिम, क्योंकि उसी गार्बेज से उसको मनी मिलती है, द डेली मनी, सो दैट दे कैन हैव देयर डेली ब्रेड और डेली मील. And after some times he was working in a tea stall shop from where he got 800 rupees per month, but he lost his freedom in that tea stall shop just because of some basic matured earning. So now let's come to the second part of Mukesh. Which is I want to drive a car. Mukesh is a person जो कहाँ रहता था, फ़िरोज़ाबाद में. एंड इन फ़िरोज़ाबाद हर एक पर्सन का जो भी स्लम एरिया में या पुअर डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहते हैं, उनका मेन पर्पस या मेन ऑक्यूपेशन क्या था? टू मेक बैंगल्स. फ़िरोज़ाबाद में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेन ऑक्यूपेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम स्मॉल किड टिल द ओल्डर जनरेशन, उनका एक ही काम था बैंगल्स को बनाना विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. बट यहाँ पर मुकेश एक अकेला पर्सन था अपनी फैमिली में, एक स्मॉल किड जो कहता था कि वो कार ड्राइव करना सीखेगा और उसके बाद वो कार ही ड्राइव करेगा. उसको ये आगे का बिजनेस नहीं करना है जो उसके फादर्स एंड फोर फादर्स कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज, जब आप कंटिन्यूसली एक फर्नेस में, जिसको आप आग की भट्टी बोलते हैं, उसमें अगर आप कंटिन्यूसली काम करेंगे, वो भी एक लो टेम्परेचर वाले एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो वहाँ पर आपकी आइज़ ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और वो इतनी ख़राब हो जाती हैं दैट यू कैन इवन गो ब्लाइंड. आप उससे अंधे भी हो सकते हैं. और फ़िरोज़ाबाद में काफ़ी लोगों की आंखें इसीलिए ख़राब हो जाती हैं, जो भी ये सारे स्लम एरिया वर्कर्स होते हैं, बिकॉज उनको फुल एक दिन के लिए, परमानेंट डेज़ के लिए, विदाउट अ लीव कंटिन्यूसली टारगेट करना पड़ता है फर्नेसेस में, और वो उस फर्नेस में ग्लास पीसेस को मेल्ट करते हैं और उनको अलग अलग शेप्स देकर वो उससे बेंगल्स तैयार करते हैं एंड देन दे डेकोरेट इट. तो फर्नेस में बेंगल्स को शेप देने से लेकर उन बेंगल्स को डस्ट से डेकोरेट करना विद डिफरेंट कलर्स, ये सारे प्रोसीजर्स आपकी आइज़ की आई साइट को वीक कर देते हैं एंड सम हाउ डिस्ट्रॉय योर आई साइट. इस पर मुकेश की ग्रैंड मदर ने बोला था कि वॉट एवर इज़ द प्रोसीजर, ये सारे काम हमारे एल्डर्स इसलिए करते हैं क्योंकि ये कर्म है, ये डेस्टिनी है. और वो डेस्टिनी इसलिए है क्योंकि हमने कुछ बुरे काम करे होंगे जिसके लिए हमें ये बेंगल वर्क मिला है. एंड माई हस्बैंड ऑल्सो गॉन ब्लाइंड एंड माई सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ब्लाइंड. ये मुकेश की ग्रैंड मदर ने ऑथर को बोला था जब वो उनसे विज़िट करने गई थी, जस्ट टू cover up the story as a newspaper editor. So now let's see further. Come to page number 18 of your book. Spirals of bangles, sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. And in the dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो यहाँ पर अगेन क्या बोला गया है कि रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, उन्हीं 7 कलर्स के अलग अलग कलर्स के डस्ट ये लोग प्रिपेयर करते हैं. ऑल द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द बैंगल
इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद, और साथ ही साथ डिफरेंट कलर्स को किसके साथ मिक्स करना है, कौन से कलर ज़्यादा सूट होंगे, दे मिक्स ईच एंड एवरी कलर ताकि वो नया शेड दे सकें टू द बैंगल्स। एंड जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स होते हैं, द हैंड कार्ट्स मीन्स जिन पर आप बार बार कलर को मिक्स करने का काम करते हैं, वो 4 व्हील हैंड कार्ट्स को मेल पाइल अप करते हैं, सारे कलर्स को एक के बाद एक जैसे ढेरा बनाते हैं और उन सारे कलर्स को वो पाइल्ड अप करते हैं। इन द अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड यार्ड मीन्स मेसी यार्ड्स, तो सारे के सारे जो भी एक बंडल होते हैं, एक पाइल होता है अलग अलग कलर का, उन सबको मिक्स करने का काम उसी यार्ड में जहाँ पर सालों से सफाई ना हुई हो, ऐसे बिल्कुल मैसी यार्ड में जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ हो, लोगों के बैठने की जगह ना हो, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर ये सारे के सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि चाइल्डहुड से लेकर ही काम करते हैं, वो अपने मदर और फादर के साथ बैठकर ये काम सीखते भी हैं और उनकी हेल्प भी करवाते हैं। और सारे पीसेस को एक साथ जॉइन करना, ग्लास पीसेस को वेल्ड करना मीन्स उनकी जॉइनिंग करना एक जॉइंट के साथ कि वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाए बैंगल्स का, ये सारा काम भी वो स्मॉल किड्स करते हैं। और काफ़ी सारे किड्स जिनकी आई साइट ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है, वो एडल्टहुड में आते आते ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाते हैं, इसलिए उनकी लाइफ पूरी की पूरी उस डार्क एक लो टेम्परेचर रूम में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, जहाँ से आगे जाकर उनके लिए कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। देयर आई साइट इज़ लॉस्ट एंड दे आर ब्लाइंड। Coming to the next paragraph, Savita, a young girl in a drab pink dress. Now what is drab pink dress? The dull dress जिसका पूरा का पूरा कलर जो है वो उड़ चुका हो, फेडेड। तो उसने कैसी ड्रेस पहनी थी? पिंक कलर की फेडेड ड्रेस, मीन्स बहुत ज़्यादा ओल्ड। उस यंग गर्ल का नाम था सविता। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस। सोल्डरिंग मीन्स उन ग्लास पीसेस को वो बॉन्ड कर रही थी, मीन्स एक साथ मैच कर रही थी, किसके साथ कौन सा ग्लास पीस जाएगा कौन से कलर का। एक एल्डरली वुमेन के साथ वो बैठी हुई थी, मे बी हर मदर। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे थे जैसे मशीन का कोई ऑटोमेटिकली चलने वाला टोंग है, मीन्स किस चीज़ को कब कैरी करना है और कहाँ जोड़कर कहाँ रखना है। एवरीथिंग वॉज डन बाय सविता विथ अ सिंगल हैंड, मीन्स हैंड वर्क से वो करी थी, जो काम आप मशीन से करें उतनी ही स्पीड से। आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, शायद उसको कहीं ना कहीं सेक्रेटनेस भी पता हो कि उन बैंगल्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो व्हाट इज़ सेंटिटी? जो आपके रिलीजन में रहता है, सेक्रेटनेस जो भगवान से आपको जोड़ता है, उस चीज़ की आपको वैल्यू पता होना। तो इसीलिए ऑथर को लगा कि ये काम तो इतनी जल्दी करे, बट क्या उसको इतनी ज़्यादा गहराई या सीक्रेटनेस पता है कि बैंगल्स क्यों पहनी जाती हैं और उनका रीज़न क्या है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो उन बैंगल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है? उन वुमेन्स को पड़ती है, उन वुमेन को जो कि न्यूली मैरिड हों, और वो उनके सुहाग की निशानी होती है, मीन्स that they are newly married and now they have to take care of their husband and the new family। तो उस ऑस्पिशियसनेस को, उस इम्पोर्टेंस को वो बैंगल्स दिखाती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangle rolled onto her wrist। She will then become a bride। तो यहाँ पर ऑथर ने इम्पोर्टेंस बताई है कि एक अर्ली मॉर्निंग सडनली एक विमेन जिसकी लास्ट नाइट मैरिज हुई होती है, तो वो क्या करती है? वो ड्रेप्ड होती है, मीन्स कवर्ड होती है विद अ रेड वेल, मीन्स रेड साड़ी। और उस रेड क्लोथ या साड़ी के साथ उसके जो हैंड्स होते हैं, दोनों हाथों में रेड हेना लगा रहता है, मीन्स जब हेना का पूरा मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, और तब जाकर वो प्योरली रेड कलर्ड बैंगल्स पहनती है जिस पर सविता ने अभी काम करा था, ऑल द रेड कलर्ड बैंगल्स जिसको उसने टोंग किया था। एंड फाइनली उसकी रिस्ट पर वो सारी की सारी बैंगल्स रोल्ड होती हैं, द सर्कल बैंगल्स, जो बताती हैं कि अब ये विमेन जो है वो एक यंग विमेन या एडल्ट विमेन से एक ब्राइड में कन्वर्ट हो गई, वो अब दुल्हन बन गई। लाइक द ओल्ड विमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि सविता के पास बैठी हुई ओल्ड विमेन थी, वो भी इसी तरीके से मैरिड हुई थी और उसको ये इम्पोर्टेंस पता है
इसीलिए वो अपने साथ अब सविता को बिठाकर ये सारा काम सिखा रही है, जो कि ब्राइड की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, द रेड कलर्ड बैंगल्स। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। अब यहाँ पर जो सविता की मदर है, जो नेक्स्ट टू हर बैठी है, उनके हाथ में अभी तक बैंगल्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंस बताते हैं कि वो मैरिड हैं। स्टिल नाउ हर हस्बैंड इज़ अलाइव, लेकिन उनके पास बैंगल्स तो हैं, लेकिन उनकी आँखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। शी इज़ ब्लाइंड, ऑलमोस्ट ब्लाइंड। और उन्होंने बिना किसी दुख के कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस में बोला कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया आज तक अपनी पूरी लाइफ टाइम में। जब वो एक यंगस्टर थी, चाइल्ड थी, यंगस्टर थी, एडल्ट थी, और आफ्टर मैरिज ये पूरा जो उनका लाइफ सर्कल फ़िरोज़ाबाद में चला है, इस पूरे टाइम में उन्होंने कभी भी अपना मन भरकर खाना नहीं खाया अपनी पसंद का। दैट वॉज जस्ट कि उनको कभी कुछ मिला, कभी नहीं मिला, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत खाया। बट मन भरकर जो खाना खाना होता है, उन्होंने वो मील कभी भी अपनी लाइफ टाइम में एंजॉय नहीं करी। That's what she has repeated. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उनके हस्बैंड भी वहीं सामने बैठे हुए थे और उन्होंने सेम लाइन रिपीट करी जो उनकी वाइफ ने बोली कि हाँ, हम में से किसी ने भी शायद इस तरीके से बैठकर एक एन्जॉयमेंट वाला फूड कभी भी नहीं खाया होगा। और वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि उनको बैंगल्स के अलावा कोई और काम नहीं आता, तो वो मीन्स किसी और काम को ज्वाइन भी कभी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने लाइफ टाइम सिर्फ 2 चीज़ें करी हैं। पहला, बैंगल्स को बनाना बचपन से लेकर, और अपने लिए एक हाउस बनवाना जिसमें वो सारी फैमिली रहती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. बट कहीं ना कहीं ऑथर को इस चीज़ का प्राउड था कि उनके पास रहने के लिए एक जगह तो है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक रेंट्स में रहते हैं, टेंटेड हाउस में रहते हैं, और उनके पास खुद के लिए एक नॉर्मल जो रूफ़ होती है, जो छत होती है, वो भी नहीं होती। बट दिस पर्सन बीइंग सो पुअर, उसने कहीं ना कहीं अपनी मनी सेव कर कर अपने क्लोज वन, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एटलीस्ट घर तो बनाया। सो दैट्स वाई ऑथर वॉज प्राउड ऑफ हिम कि लाइफ टाइम में जो लोग सक्सीड नहीं हो पाते, ऐसी चीज़ एक बैंगल मेकर ने अपने लिए सक्सेसफुल बनाई है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन echo the lament of their elders. Little has moved with mine, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब यहाँ पर नॉर्मली हर एक घर में, जहाँ पर भी फ़िरोज़ाबाद में आप कभी भी विज़िट करने जाओ, वहाँ पर सेम ट्रायल होगा, सेम दुख होगा उन लोगों के पास कि वो अपनी आई साइट खो चुके हैं, या उनको बाहर की रोशनी से मतलब ही नहीं है, बिकॉज उनका जो एंटायर लाइफ है वो डल हो गया है, डेड हो गया है, और उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा भरा हुआ है। और उनको सिर्फ एक ही बिज़नेस आता है, दैट इज़ ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और उनके पास ना ही इनफ फूड है कि वो खा सकें, और ना ही उनके घर में कोई इतना ज़्यादा सामान है कि वो किसी भी गेस्ट को या फिर किसी भी नियर एंड डियर वन को प्रॉपरली सर्वाइव कर सकें। और ये कहानी हर एक घर में जो आपको ईजिली सुनने को मिलेगी, विथ कॉमन एरर। मीन्स एक तरीके से उनकी लाइफ में ये एरर है, उनको लगता है कि उनका कर्म ऐसा है कि वो अभी तक ये सारे काम कर रहे हैं। हर एक यंग मैन जो है वो अपने एल्डर्स के उसी प्रोफेशन को फॉलो करता है जो उसने बचपन से सीखा है, और कभी भी कुछ नया नहीं करता है। ही फॉलोज़ द लेमेंट, कंटिन्यूस चलता हुआ जो भी उनका वर्क है, इन द सेम प्रोसीजर, इन द सेम फॉर्मेट। और टाइम के साथ वो थोड़े बहुत एडवांस ज़रूर हुए होंगे कि उनका काम स्पीड में हुआ होगा, उनको मार्केट नॉलेज हुई होगी, बट कहीं ना कहीं फ़िरोज़ाबाद में उन बैंगल्स मेकर के लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। और हर बार उनका जो माइंड है वो उसी चीज़ के आसपास घूमता है
उसी चीज़ को सीखता है, दैट इज़ बैंगल मेकिंग। और अब जाकर तो उनके माइंड में ना ही कोई न्यू ड्रीम होता है और ना ही किसी ऑक्यूपेशन के बारे में कोई आइडिया। तो वो इनिशिएटिव भी नहीं लेते हैं कि वो कोई नया सपना देख सकें या उस सपने को पूरा करने की कोशिश भी कर सकें। कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 18, why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पर ऑथरेस ने एक कॉमन चीज़ बोली कि आप सब तो यंग मैन हैं, आपके आगे पूरी की पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तो आप ये सारे माइंड नंबिंग मीन्स माइंड में जो कभी भी कोई आइडिया ना आए, आपका माइंड पूरी तरीके से सोचना समझना बंद कर चुका हो, आप इस काम के पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये जो काम आप करेंगे वो एक विशियस, एक बहुत ज़्यादा गहरा और उलझा हुआ सर्कल है जो कभी भी आपको अपने अंदर से बाहर नहीं आने देगा। अगर आप एक बार इस बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हो गए तो आप आगे कुछ भी नहीं सोच पाएंगे और आप अपने फादर्स और फोर फादर्स को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे और साथ ही साथ अपनी आई साइट भी खो देंगे। तो उस ऑथरेस का यही कहना था कि आप सब जने एक साथ अपने आप को ऑर्गेनाइज कर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप सब जने एक साथ किसी एक आइडिया को फॉलो करें और साथ ही साथ उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को या बिज़नेस को साथ में रन कर सकें। बिकॉज़ फ़िरोज़ाबाद में लोग अपने सन को पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो लोग बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीन्स उनकी पढ़ाई यूज़लेस हो जाती है। सो ऑथर वॉज रिक्वेस्टिंग देम कि अगर आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग लिटरेट हैं, तो एटलीस्ट जॉइन अ सिंपल बिजनेस जिसको आप कोऑपरेटिव के फॉर्म में यूज़ कर सकें सबकी मदद से एज अ पार्टनरशिप। Even if we get organized, we are the ones, come to page number 19, who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say, there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब यहाँ पर एक और ज़्यादा बुरा जो ट्रुथ है उनकी लाइफ का वो ये कि अगर उन्होंने कोशिश पहले करी थी कुछ नया काम करने के लिए, बट उन्हें इलीगल टॉर्चर मिला था बाय द पुलिस, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि इन लोगों का जो काम है वो हर बार लोअर क्लास में ही रहे, लोअर कास्ट में ही रहे और वो कभी भी आगे न आ पाए। तो इसीलिए सारे यंगस्टर्स का कहना था कि एक बार भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई करा तो पुलिस किसी न किसी कारण से उन पर ब्लेम कर कि आप इलीगल वर्क कर रहे हैं, उनको पकड़ कर ले जाएगी जेल में और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मारेगी। और इसीलिए वो कभी भी किसी नए काम के बारे में नहीं सोच सकते। और अगर कोई उनका लीडर बनेगा तो लीडर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए उनके बीच में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी नई चीज़ को लीड कर सके या उनका लीडर बनकर उनको गाइड कर सके। जो काम उनके फादर्स ने करा है वही काम उनको करना है। कहने को वो सब इस सारे काम से टायर्ड भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुए हैं, उनको भी लाइफ में कुछ नया चाहिए, बट अब जाकर उनको लगता है कि उनकी लाइफ यहीं पर एंड है और ये वर्क उनके लिए एंडलेस है। जो काम इन्होंने करा है वही उनके आगे आने वाली जनरेशन भी करेगी और वो हर बार पॉवर्टी में ही रहेंगे, मीन्स लाइफ टाइम वो पुअर रहेंगे, उनकी लाइफ में कोई न्यू सक्सेस नहीं आएगा और उनकी लाइफ जो है वो हर बार एपैथी में ही रहेगी, मीन्स नो चेंज इन लाइफ, नो डिफरेंस, दैट विल बी इनडिफरेंट। जैसी चल रही है वैसी चलेगी विदाउट एनी चेंज। और इसीलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ से गलत रास्ते की तरफ भी चले जाते हैं ताकि वो पॉवर्टी से थोड़ी अच्छी लाइफ जी सकें, इसलिए वो लालच दिखाते हैं, ग्रीड दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनजस्टफुल काम करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि दे मूव टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। You can see the Bengals, how they are hauled time to time in the machines, and Savita, she is working there. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circles of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians.
Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it naturally as his father. यहाँ पर ऑथरेस ने दो डिफरेंट वर्ल्ड देखे। पहला वर्ल्ड जो कि पूरा का पूरा पॉवर्टी में इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा उसी के विशियस सर्कल में खो गया है, कहीं विकेट क्रुक सर्कल में, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और एक पर्सन अगर एक फैमिली से किसी भी पॉवर्टी लाइन में इस तरीके से खो जाए तो उसकी फैमिली उसी काम को फॉलो करती रहती है और ये सारा एक स्टिग्मा बन जाता है, एक डिस्ग्रेस, एक कलंक उनके ऊपर कि वो लोग बॉर्न ही इस काम को करने के लिए हुए हैं। और इन सब को इस काम से बाहर न लाने के लिए जो मिडिल मैन हैं, साहूकार, ज़मींदार, जो हर बार एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा मनी देने के बाद वो हर बार उनको अपने अंडर में रखते हैं। इन द सेंस वो एक बार उनको मनी लैंड कर देंगे लेकिन कभी भी उनका उस मनी का इंटरेस्ट ख़त्म लाइफ टाइम नहीं हो पाता और वो उसके अंडर काम करते हैं। तो इन सब को बढ़ावा कौन देता है? द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द लॉ कीपर्स, जिनके कारण लॉ बनता है खुद से, द ब्यूरोक्रेट्स मीन्स बड़े बड़े लॉ ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस। वो लोग चाहते हैं जो लोग पुअर हैं वो पुअर ही बने रहे और हर बार जो लॉ है वो कभी भी उनके इनेक्टमेंट में काम नहीं आता है। ऑल द टाइम लॉ प्लेज विद देम, उनकी पॉवर्टी पर हंसता है और उनको और ज़्यादा ऐसे ही काम करने के लिए मजबूर करता है जो कि कभी भी उनकी लाइफ को सिक्योर नहीं बनाते। और हर बार जो चाइल्ड है उसको बचपन से ही एक टैग लग जाता है, एक लोडिंग टैग, कि उसको बड़े होकर यही सारे काम करने हैं जो उसको बचपन से ही थका देंगे और उसका चाइल्डहुड छीन लेंगे। दैट इज़ द बैगेज। And that's why the child, whether a boy or a girl, they follow their father or mother on their same footstep. To do anything else would mean to dare, and daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to the garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He's suddenly silent. No, he says, staring at the ground. अब यहाँ पर सेम चीज़ ऑथर ने बोली है कि किसी भी विलेज एरिया में, स्लम एरिया में, जो कि बैकवर्ड एरियाज़ हैं या बैकवर्ड कास्ट के पीपल हैं, उनके लिए किसी नए काम को करना मीन्स होता है डेयर टू वर्क। और डेयर मतलब आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बट उनकी हिम्मत तोड़ने वाला कौन है? दो ज़्यादा मिडिल मैन या ऐसे लोग जो लॉ को कहीं ना कहीं मिस यूज़ करते हैं लॉ का, ऐसे सारे मैन तो कभी भी उनको आगे नहीं आने देते, जस्ट टू रियलाइज दैम दैट दे वर बॉर्न पुअर एंड देयर कास्ट इज़ लो। तो कहीं ना कहीं ऑथर खुश थी कि इस पूरे स्लम एरिया में एक पर्सन ऐसा है, एक स्मॉल चाइल्ड मुकेश, जो इन सबसे डिफरेंट सोचता है और उसकी आंखों में एक चमक है, एक फ्लैश है कि वो मोटर मैकेनिक ही बनेगा। तब जाकर ऑथर खुश हुई कि वो कभी ना कभी गैराज जाएगा और गैराज जाकर मैकेनिकिंग भी सीखेगा और साथ ही साथ कार की न्यू मोटर्स को रिवाइव करना भी सीखेगा। तो डायरेक्टली ऑथर ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको प्लेन उड़ाना भी पसंद है, क्या आप कभी प्लेन उड़ाओगे? बट मुकेश आंसर्ड इन अ नो फॉर्म एंड ही वॉज साइलेंट। वो इसीलिए साइलेंट था कि वो ये काम नहीं कर सकता, अदरवाइज ही विल बी बीटन अप बाय द पुलिस। तो वो डर उसके माइंड में कहीं ना कहीं था, इसलिए उसने नो बोला और वो ग्राउंड को दोबारा देखने लगा। In his small murmur, there is an embarrassment that he has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. यहाँ पर मुकेश ने हर चीज़ बहुत ज़्यादा लो मर्मरिंग साउंड में बोली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एम्बेरस था, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज था कि उसे कभी लाइफ में सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर कभी वो दुखी होता था, कभी वो खुश होता था, तो कंफ्यूज था। लेकिन उसकी लाइफ का कंफ्यूजन पूरी तरीके से रिग्रेट में नहीं बदला था। मीन्स कहीं ना कहीं उसको कोई पछतावा नहीं था कि वो अभी जाकर एज बैंगल वर्कर काम कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आगे उसके साथ भी वही कंटिन्यू हो जो उसके पेरेंट्स के साथ है। तो उसकी होप्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और वो खुश था कि वो अभी भी कार के बारे में ड्रीम करता है और इस चीज़ को लेकर वो सेटिस्फाइड था।
और उसकी ड्रीम्स में ये भी आता था कि उसके हाथ में एक कार है जो कि बड़े बड़े टाउन एरियाज़ में जहाँ पर ओपन स्पेस होता है वहाँ पर हर्टल कर रही है, मीन्स क्लैटरिंग कर रही है, तेज़ स्पीड में चल रही है और हर एक चीज़ को क्रॉस करती जा रही है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही प्लेन्स ऐसे हैं जो फ़िरोज़ाबाद में उड़ते हैं। एंड मुकेश को प्लेन नहीं उड़ाना, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ द ड्रीम ऑफ मोटर मैकेनिक और बीइंग अ कार मैकेनिक. So with this, we have ended our chapter class. I hope you have gone through the chapter very carefully, otherwise you can go through the video once again. About the question answers, we will discuss afterwards. Till then, thank you class and have a nice day.